वैसे ही संभावना मैं तलाश रहा हूँ कि सरेनी को कुछ ऐसा दिया जाए जो पिछले 50 वर्षों में नहीं हो पाया। लेकिन दीप प्रकाश शुक्ला को अगर सरेनी की जनता ने मौका दिया तो पहली प्राथमिकता मैंने कहा शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, और ये मैं इन 5 सालों में करके रहूंगा। ये मेरा संकल्प होना चाहिए। यूथ को पहले रोजगार देना चाहिए, शायद उसमें कुछ कमियां रही हैं, बाकी वो सक्षम व्यक्ति थे, कर सकते थे, कौन से ऐसे। लेकिन कोई जब शिक्षित और समाज से सीधे जुड़ा व्यक्ति राजनीतिक क्षेत्र में आता है तो निश्चित परिवर्तन होने की पूरी संभावनाएं होती हैं। मान लीजिए अगर बीजेपी से आपको टिकट ना मिला तो फिर क्या जनता की मांग पर शुक्ला जी बीजेपी से हट करके कहीं जाएंगे? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी और हिंदुस्तान चैनल पर। चुनाव नजदीक है और आज हम बात करने वाले हैं अपने क्षेत्र की ही एक शख्सियत है, दीप प्रकाश शुक्ल जी। सर एक शिक्षक हैं और एक विद्यालय के प्रबंधक भी हैं, लेकिन 2022 के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। तो ये इंटरव्यू बहुत दिलचस्प होने वाला है क्योंकि इसमें एक शिक्षक राजनीति में क्यों आता है और राजनीति के बारे में क्या विचार रखता है, क्योंकि राजनीति को एक आसान सौदा नहीं माना जाता। और एक हास्य के तौर पर जब बच्चा ज्यादा उछल कूद करता है, शैतानी करता है, तो बोल दिया जाता है नेता बनोगे क्या। मतलब नेता को लेकर के एक नकारात्मक छवि जो है देखने को मिलती है। तो ऐसा क्यों है? तो बात करते हैं हम दीप प्रकाश शुक्ल जी से। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। धन्यवाद अच्छे जी। सर मेरा तो सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि आप एक शिक्षक हैं और प्रबंधक हैं, तो शिक्षा से आप राजनीति की ओर क्यों आए? देखिए, शिक्षा जगत से लगभग 35 वर्षों से जुड़ा रहा हूँ। शिक्षा जगत से जुड़े होने के नाते सीधे समाज से जुड़ा रहा हूँ और समाज में अच्छाइयाँ और बुराइयों का लगातार आकलन 35 वर्षों से किया है। समाज में क्या अच्छा हो रहा है, क्या खराब हो रहा है, उसका आकलन भी बहुत अच्छे से हुआ है। और अगर हम गलत के लिए कहते हैं कि समाज में बहुत गलत हो रहा है तो अच्छा कौन करेगा। ऐसा माना गया है कि शिक्षक जो है बहुत अच्छे तरीके से समाज का परिवर्तन कर सकता है। तो क्यों ना एक राजनीति का माध्यम लेके, समाज की सेवा का माध्यम लेके एक अच्छा करने का प्रयास किया जाए। और जब एक शिक्षित व्यक्ति, मैं नहीं कहता कोई अशिक्षित है, मेरे प्रश्न को, मेरे जवाब को अन्यथा न लिया जाएगा, लेकिन कोई जब शिक्षित और समाज से सीधे जुड़ा व्यक्ति राजनीतिक क्षेत्र में आता है तो निश्चित परिवर्तन होने की पूरी संभावनाएं होती हैं, क्योंकि वो लगातार समाज का कार्य कर रहा है तो समाज की नब्ज जानता है, वास्तव में समाज को चाहिए क्या। तो इसी ध्येय को लेके मैंने पिछले लगभग 10 वर्ष हो गए हैं समाज में, राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक सेवा के क्षेत्र में कार्य करते हुए। और निश्चित 22 का लक्ष्य है मेरा कि संगठनात्मक ढांचा जो भी मुझे आदेश करेगा उसका मैं पालन करूंगा और 22 में लोगों का स्नेह प्यार मिले तो 22 का चुनाव लड़ने की तैयारी है मेरी। तो सर आप भारतीय जनता पार्टी से तैयारी कर रहे हैं? जी हाँ। तो बीजेपी से आप कब से जुड़े हुए हैं? ऐसे तो कहूँ तो संगठनात्मक देश से लगभग 25 वर्ष हो गए होंगे। संघ का स्वयंसेवक रहा हूँ, विश्व हिंदू परिषद का जिले का पदाधिकारी रहा हूँ, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में विभिन्न पदों पे रहा हूँ। पिछले चुनाव में 2017 के उसमें प्रत्याशी रहा, दावेदार रहा। मेरे किसी साथी को मिला, इस बार फिर से दावेदारी कर रहा हूँ। संगठन के जैसा आदेश होगा उसका पालन करूँगा। तो सर जैसा कि आप क्षेत्र में निकलते हैं और मुझे तो मालूम है आप अपना अधिकतर समय क्षेत्र में ही बिताते हैं, तो जब आप क्षेत्र में जाते हैं तो आप यहाँ की सरेनी विधानसभा के लोगों की समस्याओं को बहुत नजदीक से देखते हैं, तो उनके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, समस्याएं सबसे बड़ी जो दिख रही है, विकास हुआ है, मैंने कहता विकास नहीं हुआ, लेकिन नहीं, अगर सड़कों को भी हम विकास कहें तो कहाँ सारी सड़कें ठीक हैं? अपने क्षेत्र की ही बहुत सी सड़कें खराब। हम माननीय विधायक जी ने प्रयास किया, उनका प्रयास जैसा भी रहा उन्होंने किया, लेकिन मैं थोड़ा सा उनसे हट के चर्चा करना चाहूँगा। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, मुझे लगता है विकास यहाँ ढूंढने की जरूरत है। अगर हमारा समाज शिक्षित होगा, स्वस्थ होगा तो निश्चित वो रोजगार के अवसर तलाश लेगा। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सी चीजें हैं जो सरेनी क्षेत्र को आवश्यकता है। एक अच्छा इंस्टीट्यूट हो, वहाँ पे एक अच्छे मेडिकल फैकल्टीज हों और बहुत सारी चीजें हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत सारे कार्य करने हैं। और जब रोजगार की बात आती है, अभी तक मेरा जैसा मानना है कि युवाओं को सिर्फ नेताओं के पिछलग्गू कह सकता हूँ लगाने का प्रयास किया गया है और जैसे काम निकल जाता है युवाओं को अपने धड़ से अलग कर दिया जाता है। मैं वैसी राजनीति करने के लिए नहीं आया हूँ। अगर युवा आज मेरे साथ हैं तो कभी अगर मेरे लिए संभावनाएं बनती हैं
तो इस युवा को रोजगार के रूप में कैसे उसको मैं स्थापित कर सकूं, कैसे उसको मैं रोजगार दे सकूं, मेरा परम लक्ष्य ये होगा। और छोटे छोटे लघु उद्योग ला के तरेनी में जो हमारे युवा हैं उनको रोजगार दिया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं आज का तरेनी का जो यूथ है वो भ्रमित है। और जैसे कंपटीशन की कोचिंग हम ले लेते हैं तरेनी में, हमारा बच्चा लखनऊ, दिल्ली, कानपुर, बनारस, अन्य जगहों पे जाता है, क्यों? प्रश्न है। ऐसा माना गया है कि तरेनी बड़ा समृद्धशाली क्षेत्र रहा है, जहाँ पढ़े लिखे लोग भी रहे हैं, जनप्रतिनिधि के रूप में आए हैं, लेकिन क्यों चिंता नहीं हुई कि हमारे यहाँ IIT की कोचिंग, हमारे यहाँ सिविल की कोचिंग, हमारे यहाँ वंदे सीरीज की अच्छी कोचिंग, बाहर के लोग नहीं आ पाए यहाँ पे बच्चों को अच्छा देने के लिए, बच्चों का पलायन हुआ, और पलायन होने के बाद वापस वो आए नहीं आए इसका भी कोई आंकड़ा नहीं है मेरे पास। जैसा कि आपने अभी लघु उद्योग की बात की, तो जब यहाँ के वर्तमान विधायक धीरेन्द्र बहादुर सिंह जी से मेरी मुलाकात हुई तो हमने उनसे सवाल किया था कि अगर आप दोबारा विधायक बनते हैं, आपको दोबारा अगर पार्टी चुनती है, टिकट देती है, विधायक बनते हैं, तो अगले 5 साल के लिए आपका विजन क्या होगा? तो उन्होंने भी ये लघु उद्योग की बात की थी कि हम बहुत सारे लघु उद्योग रखेंगे, लेकिन एक सवाल यही उठता है कि जब इस 5 साल में वो थे तो उन्होंने इस बारे में काम कुछ क्यों नहीं किया? उनका अपना विजन रहा होगा, मुझे नहीं पता उनके बारे में उन्होंने कैसे क्या किया क्या नहीं किया। उनका अपना कॉन्सेप्ट रहा होगा कि विकास किस, उनके अपने मापदंड रहे होंगे विकास के। अब उन्होंने आगे के विषय में सोचा, आगे संगठन क्या तय करता है, भविष्य की सब गर्त में है। वर्तमान में जरूरत थी, उनके साथ युवा जुड़ा रहा, और मेरा जैसा मानना रहा है कि युवाओं की देन रही है कि वो बने। उनको इस साल कुछ ना कुछ इन पंचवर्षीय जो हमारी निकली है उसमें प्रयास करना चाहिए। यूथ को पहले रोजगार देना चाहिए था, शायद उसमें कुछ कमियां रही हैं, बाकी वो सक्षम व्यक्ति थे, कर सकते थे। कौन से ऐसे कारण रहे इसके गर्त में मैं नहीं जाना चाहता, है प्रश्न मेरा नहीं है, ना मैं उसको जवाब देना चाहता हूँ। लेकिन दीप प्रकाश शुक्ला को अगर तरेनी की जनता ने मौका दिया तो पहली प्राथमिकता मैंने कहा शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, और ये मैं इन 5 सालों में करके रहूंगा, ये मेरा संकल्प है। इसमें कहीं कोई हिलावाली नहीं, और मेरा जो कार्ड होगा वो इसी पे डिपेंड होगा कि हम अपने तरेनी के लोगों को कैसे रोजगार दिला सकें, अच्छी शिक्षा दिला सकें, उनके स्वास्थ्य जीवन की जो हमारी अपनी एक मंशा है कि सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, उस पर चिंतन कर सकें। तो सर, आप भाजपा से तैयारी कर रहे हैं और वर्तमान विधायक भी भाजपा से हैं, तो अगर एक सटीक प्रश्न हम ये पूछें कि जब भाजपा से वर्तमान विधायक हैं और आप भाजपा से ही तैयारी कर रहे हैं, तो पार्टी नेतृत्व एक जो वर्तमान विधायक है उसको छोड़ करके किसी अन्य व्यक्ति को क्यों चुने? भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ तो कभी भी कोई परिवर्तन हो सकता है। उस संभावनाओं को देखते हुए जैसा शीर्ष नेतृत्व ने मुझे भी बोला है कि आप तैयारी कीजिए, आने वाले समय में संभावनाएं बनती हैं, तो निश्चित उसी संभावनाओं के आधार पर मैं कार्य कर रहा हूँ, और मेरे 5 साल के कार्यों का आकलन संगठन करेगा। अगर उसमें मैं फिट बैठता हूँ तो निश्चित मुझे मौका देगा, और माननीय जो हमारे वर्तमान में उनका भी 5 साल का आंकड़ा देखा जाएगा। अगर लग रहा है संगठन को कि नहीं दीप जी बेहतर हैं तो मुझे मौका देगा, और बाकी संगठन के ऊपर हम छोड़ देते हैं। कार्य करना है, कार्य करते रहेंगे। तो आप सर रोज क्षेत्रों में जाते हैं, लगभग कितने गांवों का आपने दौरा कर लिया होगा? लगभग हर नया पंचायत में पहुंचने का मैंने प्रयास किया है। तरेनी में जैसे हमारी 11 नया पंचायतें हैं, दलमोह की नया पंचायतें हैं, लालगंज की जितनी नया पंचायतें हैं, जिसको हम अपने संगठनात्मक 10 सेक्टर के नाम से जानते हैं, लगभग हर जगह जाने का प्रयास हुआ है मेरा, और हर जगह पहुंचने का प्रयास मैंने किया है। वहाँ एक ही चीज़ निकल के आई है कि अगर आप आते हैं तो बेहतर विकल्प होगा। और ये कहने में मुझे जरा सा भी संकोच नहीं कि तरेनी का जो आने वाला समय है, जो चुनाव होगा 22 का, जनता दीप के लिए लड़ेगी, ऐसा मुझे लग रहा है। आप लोग लगातार क्षेत्र में रहते हैं तो देख रहे होंगे, जैसा भी आपका अपना एनालाइज रहा हो, लेकिन मेरा जो ऐसा मानना है, जहाँ भी जा रहा हूँ तो उनका कहना है कि आप आइए, एक अच्छे विकल्प के रूप में है, आप 5 साल क्षेत्र में रहें, निश्चित आपके लिए संभावनाएं हैं। और मैं ऐसा एक क्वालिफाइड या कह सकते हो, मैं अपने आप को नहीं कह रहा हूँ, जनता की मांग है कि दीप प्रकाश को चुनाव लड़ना चाहिए, उसी आधार पर मैं कार्य कर रहा हूँ। तो जैसा आपने कहा जनता की मांग है कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए, तो बातें घुमा के हम नहीं पूछते, सीधे पूछते हैं कि मान लीजिए अगर बीजेपी से आपको टिकट ना मिला, तो फिर क्या जनता की मांग पर शुक्ला जी बीजेपी से हट करके कहीं जाएंगे?
अभी तो हम ये क्यों माने कि बीजेपी मुझे टिकट नहीं दे रही है। मान लीजिए मुझे नहीं लगता है ऐसा है, मुझे बीजेपी से टिकट मिलेगी और मैं चुनाव लड़ूंगा और जनता की जो मंशा है उसको पूरा करूंगा, सेवा करूंगा। और मुझे पूरा विश्वास है शीर्ष नेतृत्व तो मुझे निराश नहीं करेगा और जनता को निराश नहीं करेगा, क्योंकि उसको भारतीय जनता पार्टी का विधायक चाहिए। और वर्तमान के परिदृश्य को देख रहा हूँ तो कहीं ना कहीं दीप प्रकाश बेहतर चुनाव लड़ सकते हैं। सर, आप अपने प्रतिद्वंदी के रूप में किसे देखते हैं, पार्टी लाइन के अंदर ही या पार्टी के बाहर ही देखा जाए तो मुझे लगता है वर्तमान में पार्टी के अंदर आपको अपने प्रतिद्वंदी ज्यादा दिखते होंगे। मुझे नहीं लगता है कि कोई मेरा प्रतिद्वंदी है, क्योंकि जब व्यक्ति सेवक के रूप में अपने आप को उपस्थित करना चाह रहा है तो सेवक में प्रतिद्वंदिता कैसी है। कोई पिछले 5 वर्षों से मैंने काम किया है, कोरोना काल में मैंने बहुत ज़्यादा करने का प्रयास किया, लगातार 2 कोरोना काल में मैं राहत क्षेत्र में काम किया है, तो मुझे नहीं लगता कोई ऐसा प्रतिद्वंदी मुझे दिख रहा है जो दीप प्रकाश सामने स्टैंड हो पाएगा। और एक चीज़ जान लीजिए, पब्लिक का मूवमेंट कहते हैं ना, जनता तय करती है, तो जनता ने पूरी तरह से तय कर रखा है कि इस बार दीप जी को संगठनात्मक और जो संगठन के हमारे कार्यकर्ता हैं उनका भी मन हो चुका है कि आपके रूप में मुझे कोई एक जनप्रतिनिधि मिले। और मैंने जनप्रतिनिधि या राजनीति को सेवा के रूप में देखा। पहला प्रश्न ये आपने किया शिक्षा जगत से राजनीति में की, चाणक्य का नाम तो सुना ही होगा आपने, बहुत बड़ा परिवर्तन लाए। और कहीं ना कहीं विकास के लिए एक शिक्षक अगर राजनीति में आता है निश्चित बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। उसी कह सकते हैं हम वैसे ही संभावना मैं तलाश रहा हूँ कि सरेनी को कुछ ऐसा दिया जाए जो पिछले 50 वर्षों में नहीं हो पाया। रोजगार की बहुत सारी संभावनाएं यहाँ थी, क्यों नहीं हुआ ये प्रश्न गर्व मुझे नहीं कहना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में कितना हम आगे बढ़े ये प्रश्न कहीं ना कहीं चिंता करने वाला है। स्वास्थ्य में हमने बहुत किया होगा, लेकिन दुर्भाग्य कोरोना जैसे काल में हमारी सरकार तो अभी आई है, 5 साल हुए हैं। कोरोना जैसे काल में क्या पिछली सरकारों ने इसमें कभी चिंतन किया? एक अच्छा सा चाइल्ड डॉक्टर है, गाइनो की डॉक्टर है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में करें। बाकी पिछले 5 वर्ष तो हमारी सरकार ने बहुत किया, लेकिन पीछे की सरकारों को सोचना जरूर चाहिए। यही सब चीज़ें लेके मैं आने वाले 5 साल जो हमारा 22 का चुनाव है इसको फोकस कर रहा हूँ। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार मेरी पहली प्राथमिकता होगी। क्षेत्र का जो भी हमारा व्यक्ति है शिक्षित हो, उच्च शिक्षा में जाए और स्वस्थ हो और उसको रोजगार के अवसर हमारे ही क्षेत्र में मिले, वो पलायन ना करे। पलायन करेगा कहीं नहीं, हमारी ऊर्जा कहीं और लगेगी, विकास कहीं और होगा। क्यों ना सरेनी की ऊर्जा सरेनी में लगे और सरेनी का विकास हो। मैं इसको विकास का मूल मंत्र मानता हूँ, मेरा अपना मानना है। तो सर, एक कोई आखिरी संदेश जो आप हमारे माध्यम से सरेनी की जनता को देना चाहते हो? हमें तो यही कहना है, सरेनी की जनता को एक ऐसे व्यक्ति का चयन करना चाहिए जो उसके सुख दुख में उपस्थित रहे, उसको अपने घर से 200 किलोमीटर 100 किलोमीटर जाना न पड़े और सरल हो, और जो उसकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ न करे, कम से कम उसकी भावनाओं का सम्मान करे, उसके स्वाभिमान की रक्षा कर सके, उसके मान सम्मान के साथ हमेशा उसके साथ खड़ा रहे और अच्छे व्यक्ति का चयन करें ताकि समाज का विकास हो सके। अभी एक सवाल अचानक से मेरे जहन में आया और उसके बाद हम इंटरव्यू खत्म करते। ये विधानसभा के मुद्दे से हटकर थोड़ा सवाल है कि अभी कुछ दिन पहले ऐसा माहौल बना और ऐसी चर्चा बहुत तेजी से हुई कि भारतीय जनता पार्टी से ब्राह्मण वर्ग नाराज है। तो चूंकि आप एक ब्राह्मण हैं, इस वजह से ये सवाल आपसे पूछना वाजिब होगा कि क्या ऐसा है, और अगर ऐसा है तो इसके पीछे कारण है, और कारण क्या है, और अगर ऐसा नहीं है तो ऐसी हवा क्यों है? ये तो विरोधियों द्वारा चलाई गई हवा है। ऐसा वजह से ब्राह्मण सम्मेलन भी हुए, ये सब राजनीतिक वो सब देखिए, हम इसमें बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहेंगे सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं है। राजनीतिक रोटियां सेकने वाले लोग ऐसा हवा बना रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे हमारे समाज के लोग हैं, और हम सर्व समाज राष्ट्रवादी पार्टी हैं। हम राष्ट्रवाद की चिंता करते हैं। यहाँ तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य है ही नहीं ना, हम तो राष्ट्रवादी हैं ना। हम तो संपूर्ण जगत में एक राष्ट्रवाद का संदेश दे रहे हैं, वसुधैव कुटुंबकम की बात कर रहे हैं। तो ये तो विषय गलत है कि भारतीय जनता पार्टी में ब्राह्मण नाराज है, ऐसा नहीं, ये एकदम निराधार है, और जो लोग कह रहे हैं मैं उनसे वाकिफ नहीं हूँ। चलिए सर, हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छी जी, धन्यवाद सर।